नमस्कार प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 5 और 6 में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को स्टार्ट किया था बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स के चारों प्रोसेस और बेसिक रूल्स। तो उसी प्रोसेस को हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं लेक्चर नंबर 7 में। और क्वेश्चन नंबर 16 और 17, यहाँ पर 16 को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। एट नॉर्मल प्रेशर एंड 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर जो 1 एटमॉस्फेयर और 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर व्हेन 2 kg ऑफ आइस मेल्ट्स, कहता है 2 kg आइस कहीं रखा हुआ था वो मेल्ट कर रहा है, ठीक है। इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज बाय 182 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि आइस जब वाटर में कन्वर्ट करता है तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। आइस की वॉल्यूम जो होती है वो वाटर की वॉल्यूम से अधिक होती है। एट 0 डिग्री सेल्सियस कह सकते हैं। Now, latent heat of ice given for melting is 3.4 into 10 power 5 joule per kg. Latent heat मतलब कि आइस को 0 डिग्री सेल्सियस पर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट मतलब वाटर बनने में जितना एनर्जी का जरूरत हो गया वही हो गया उसका लेटेंट हीट ऑफ आइस। 3.4 इंटू 10 पावर 5 जूल पर केजी दिया हुआ है। ओके, फाइंड आउट बाय व्हाट वैल्यू इंटरनल एनर्जी ऑफ द आइस चेंजेस। तो इंटरनल एनर्जी में कितने का चेंज आ रहा है ये पूछ रहा है आपसे। when it melts at normal pressure and 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। नॉर्मल प्रेशर के लिए आपको ये दे दिया है, आप इतना यूज करेंगे 1.01 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा सवाल है ये, इसमें कुछ खास है नहीं, ऐसे ही लिख दिया है बहुत सारी बातों को, लेकिन जो नॉर्मल रूल्स है वही लगेगा। तो देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 kg का आइस है तो डेल्टा क्यू सबसे पहले आपको यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो ये जो आपको लेटेंट हीट ऑफ आइस दिया हुआ है ये पर केजी, 1 kg के लिए इतना, और जबकि अमाउंट यहाँ कितना है 2 kg। तो टोटल हीट जो इन्वॉल्व हुआ वो हो गया 2 टाइम्स 3.4 इंटू 10 पावर 5 जूल का। ओके, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 6.8 इंटू 10 पावर 5 जूल। इतना अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी आइस 2 kg के आइस ने एब्जॉर्ब किया। और उसके बाद उसकी वॉल्यूम चेंज हुई है, तो वॉल्यूम चेंज इज गिवन, डेल्टा वी इज गिवन। अब देखिए ये डिक्रीज हुआ है इसलिए आप यहाँ पे एक माइनस साइन जरूर दें। 182 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसे एसआई सिस्टम में हम लोग बदलेंगे जरूर, तो 10 पावर -6 मीटर क्यूब। ओके, इसके बारे में डिस्कशन पहले भी बहुत बार हो चुका है। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज 10 पावर -6 मीटर क्यूब। और नॉर्मल प्रेशर वो भी दिया हुआ है हमारा। तो प्रेशर इज इन एसआई यूनिट 1.01 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जब भी आपको ये दोनों डेटा दिया हुआ रहे फटाफट आप क्या करेंगे, वर्क डन निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि ये ओपन एटमॉस्फेयर में हो रहा है जो कि एसोबेरिक प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। सो पी डेल्टा भी आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद पी और डेल्टा भी -182 10 पावर -6, तो ये आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पे -6 है, यहाँ पे 5 है, सो 10 पावर -1 आ जाएगा, और ये 1.01 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो आई थिंक दिस इज ऑलमोस्ट -183, थोड़ा सा बढ़ेगा, और ये 10 पावर -1 जो इस तरह से आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट -18.3 जूल आपको यहाँ पर दिखेगा। और अब हमसे जो पूछा गया कि फाइंड आउट बाय व्हाट वैल्यू इंटरनल एनर्जी ऑफ आइस चेंज, तो डेल्टा यू के बारे में कहा गया, तो डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू कहाँ से, तो कह सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग ये रूल हमने कई बार इस्तेमाल किया है। सो डेल्टा क्यू इज मच लार्जर हियर, 6.8 इंटू 10 पावर 5, एंड नाउ दिस -18.3 जूल। ओके, सो दिस माइनस माइनस इज प्लस। और अब आप देख सकते हैं कि जो दो क्वांटिटीज हम लोगों को यहाँ पर ऐड करनी है उसमें से एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अधिक है, दूसरी उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम है। तो आप इसको ऑलमोस्ट 6.8 इंटू 10 पावर 5 के लगभग में ही रख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। नहीं तो फिर वही 5 zeros दे करके और उसको ऐड करिए, मतलब ये कहने का कि 6 8 एंड देन 1 2 3 4 0 हो जाएगा, तो एक पॉइंट के चलते। उसके बाद 18.3, तो 18 यहाँ पे 0.3 यहाँ पे, तो
एग्जैक्ट अगर आप जोड़ेंगे तो कुछ ऐसा आएगा, लेकिन इसे भी आप 6.800183 इंटू 10 पावर 1 2 3 4 5, तो वो देखते हैं आपकी ये सेम ही कहलाएगा, है ना, तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इसलिए बताया कि हर टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कवर कर रहे हैं। सो आप कभी भी दिक्कत ना करें, आपको कोई भी तरह का कॉन्सेप्ट रहता सारा इजी है, बट क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं कैसे क्या करना है, बट कुछ नहीं, सारा प्रोसेस नॉर्मल है। आप अपने थ्योरी पर विश्वास रखें और उस काम को यहाँ पर अप्लाई करते रहें तो प्रॉब्लम बनता रहेगा। उसी तरह से ये भी है, देखिए जरा इसको पढ़िए क्या कह रहा है। When water is boiled at 2 atmospheric pressure, इस बार प्रेशर कितने का, 2 atmospheric प्रेशर का वाटर को बॉयल किया गया, देन लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज 2.2 इंटू 10 पावर 6 जूल पर केजी। ये मेल्टिंग का प्रॉब्लम था, ये बॉइलिंग का हो गया, वेपराइजेशन का हो गया। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन आपको दिया हुआ है पर केजी 2.2 10 पावर 6, ओके। और ये जो बॉइलिंग हो रहा है 120 डिग्री सेल्सियस पर हो रहा है। तो देखिए जब आप प्रेशर को बढ़ाएंगे तो फिर यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ठीक है, लिक्विड के ऊपर जब वेपर प्रेशर बढ़ता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये चीज़ें। नाउ एट दिस टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ 1 kg ऑफ वाटर इज 10 पावर -3 मीटर क्यूब। आपको कह रहा है कि वाटर का वॉल्यूम 1 लीटर है, 1 kg के लिए इसी को 1 लीटर भी बोल सकते हैं, दैट इज 10 पावर -3 मीटर क्यूब। एंड दैट ऑफ 1 kg वेपर, अगर वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो दैट इज दिस वन, ये वॉल्यूम आ रहा है, ओके। तो यहाँ भी चेंज इन वॉल्यूम से रिलेटेड चीज़ें आ गई, एक कांस्टेंट प्रेशर आ गया तो वर्क डन निकल के आएगा, है ना, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे दिया तो डेल्टा क्यू आ गया आपके पास। नाउ व्हेन 1 kg वाटर इज कन्वर्टेड इनटू द वेपर एट दिस टेम्परेचर, देन फाइंड द वर्क डन एंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो आप समझ सकते हैं सिमिलर टाइप का है। सो वर्क डन आपको आना है तो पी डेल्टा वी यूज करेंगे। पी हो गया हमारा वही नॉर्मल प्रेशर है, कितने का है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताया इतने का, लेकिन हम लोग तो यहाँ काम कर रहे हैं किस पर, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, है ना। तो 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को यूज करना है तो 2 टाइम्स 1.013 इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा पी का। और चेंज इन वॉल्यूम को देखना है, तो देखिए फाइनल वॉल्यूम आपका ये है 0.824 और माइनस इनिशियल आप कर देंगे उसको 10 की पावर -3 मीटर क्यूब को, तो उसको क्या लिख सकते हैं 0.001, ओके। 10 पावर -3 कैन बी रिटन एज 0.001, ओके। तो ये इस तरह से हो गया और नाउ यू कैन सॉल्व इट। तो देखें जरा 10 पावर 5 ये ऑलरेडी मीटर क्यूब में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 43 बन जाएगा इस तरह से। और अब ये 2 टाइम्स आप ऑलमोस्ट इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आने का होगा आपका ये आ जाएगा। सो मैं इसको अप्रॉक्सीमेटली 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6 है तो चलिए बढ़ा के 7 कर दिया, ये ऑलमोस्ट ऐसा कुछ दिखेगा हमें, ओके, 10 to the power 5। तो दिस इज द वर्क डन, रिक्वायर्ड वर्क डन इन दिस प्रोसेस, यही हो जाएगा 1.647 इंटू 10 पावर 5 जूल। अब क्या कहा, इंटरनल एनर्जी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, तो डेल्टा यू क्या होगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू जो हमारा ये लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन था, दिस वाज 2.2 इंटू 10 पावर 6 पर केजी, और 1 केजी का ही इस्तेमाल हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 केजी ही इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए उतना ही हीट रह जाएगा। तो इतना जूल हो गया 2.2 इंटू 10 पावर 6, और उसमें फिर माइनस करना है हमको ये वाला, तो 1.647 इंटू 10 पावर 5। तो इसको भी अगर सॉल्व करना हो ढंग से तो पावर पहले इक्वेट करिए, सेम करिए, तो इसके लिए क्या करना होगा 0.1647 कर दीजिए, 10 पावर 6 हो जाएगा, ठीक है। और फिर अब 2.2 माइनस इतना करेंगे, फिर देखिए कितना आता है, तो 2.2 और यहाँ करना है 0.1647, 0.003 एंड देन 0, देखिए ऐसा कुछ आता है, ठीक है। तो दिस बिकम 2.0353 इंटू 10 पावर 6 जूल। तो देख सकते हैं आप
सिंपल सिंपल जो कॉन्सेप्ट्स है वही सब यूज़ करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन हो सकता है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। तो ठीक से समझ लें, नोट कर लें, आगे बढ़ेंगे। नाउ लेट्स प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 moles of oxygen is heated at constant volume। कांस्टेंट वॉल्यूम का केस है बच्चों, एक तरह का आइसोकोरिक प्रोसेस हो गया। 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिया हुआ है, इसको आपने हीट किया है फ्रॉम 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस। 10 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हुआ है यहाँ पर। तो व्हाट विल बी चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस। तो इंटरनल एनर्जी के लिए आपने पढ़ रखा है बच्चों डेल्टा यू एन सी वी डेल्टा टी, बताया है आपको। कभी भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एन सी वी डेल्टा टी आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है। एन आपको नंबर ऑफ मोल्स 5 दिया हुआ है, देखिए। उसके बाद सीवी की जरूरत पड़ सकती है हमको, तो देखिए उसके लिए क्या है डेटा, सीपी का डेटा दिया है और आर का डेटा दिया है। बट सीपी जो दिया है वो कैलोरी में दिया है और आर जो दिया है वो जूल में दिया है। तो क्या करेंगे, इसको कैलोरी में बदल लीजिए। तो आर को जब कैलोरी में बदलोगे बच्चों तो 8.36 जो जूल है पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, दैट कैन बी रिटन एज बाई 4.18 डिवाइड करेंगे, बन जाएगा कैलोरीज पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, या पर केल्विन भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी यहाँ देखो, आप गौर से देखो तो सीधा सीधा 2 से डिवाइड हो जा रहा है, मतलब 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो कभी भी आर की बात की जाएगी तो आप 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं, ओके। तो Cv हमारा क्या हो जाएगा, आप जानते हैं Cp माइनस सीवी इज आर, ओके। ये भी आपको पता है, मेयर्स इक्वेशन बोलते थे इसको, Cp माइनस सीवी इक्वल टू आर, दैट्स व्हाई Cv विल बी Cp माइनस आर, ओके। तो Cp माइनस आर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Cp, दिस इज 8 एंड द R is 2, so this becomes 4, okay। तो 4 कैलोरीज पर मोल, इस तरह से हो जाएगा Cv। So that Cv can be applied here. So N is 5, Cv is 4 and delta T देखिए 10 का चेंज हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस माइनस 10 डिग्री सेल्सियस, 10 का ही चेंज हुआ है ना। तो 5 इंटू 4 इंटू 10 आप करो 200 और सारा यूनिट क्या आ जाएगा, कैलोरी में आ जाएगा, क्योंकि 4 कैलोरीज था तो 200 कैलोरी हो गया, ठीक है। तो यही है इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, कितने का चेंज हुआ, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, दैट इज 200 कैलोरी। और अगर आप चाहते हैं कि इसको हम जूल में बदलें तो 200 इंटू 4.18 जूल, ऐसा भी लिख सकते हैं। सो ये क्या हो जाएगा, 836, ठीक है। 200 से मल्टीप्लाई कर दिया, 836 जूल, ये आंसर कर लो या ये आंसर कर लो। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई दिक्कत की बात तो है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए और हो सके तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करिए इस पर। फाइंड द वर्क डन इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम 37 टू 337 डिग्री सेल्सियस। 37 से 337 माने 300 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीमेंट किया गया और आपसे पूछ रहा है इंक्रीज इन नहीं वर्क डन बोलता है, वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। जब आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया, Cp की वैल्यू दी हुई है और ये काम कहाँ हुआ है, कांस्टेंट प्रेशर पर हुआ है, मतलब एक तरह से आइसोबैरिक हो गया। तो इन दिस प्रोसेस, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। फाइंड द वर्क डन इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर, और कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर वर्क डन निकालना है। Cp की वैल्यू दिया हुआ है। इन दिस प्रोसेस व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस, ठीक है। तो वर्क डन ही निकालना है, एक तरह से आप कह सकते हैं। तो एक बार आप पॉज करके खुद से अटेम्प्ट लें। आइए बच्चों, तो वर्क डन के लिए काम करना है हम लोग को। तो यहाँ पर क्या सब डेटा दिया हुआ है, पहले तो कांस्टेंट प्रेशर पर हमको दिया हुआ है, टेम्परेचर आपने बढ़ाया और Cp की वैल्यू दिया, मतलब कितना हीट एक्सचेंज किया होगा आपने। तो ये एन सी पी डेल्टा टी से निकल जाएगा हमारा, है ना। तो ये कितना आ गया, नंबर ऑफ मोल्स तो हमको दिया नहीं है, तो चलिए इसको या तो n मान लेंगे, या फिर अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो फिर 1 भी मानना पड़ सकता है ना। फिलहाल n से लेकर के ही आगे बढ़िए।
तो n और Cp हो गया हमारा, देखिए 7 दिया हुआ है, और डेल्टा T 337 माइनस 37। ओके, तो ये कितना हो गया, n इंटू 7 इंटू ये 300 हो गया, 2100 टाइम्स n। नंबर ऑफ मोल्स क्यों नहीं दिया है। फाइंड द वर्क डन इन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ नाइट्रोजन एट कांस्टेंट प्रेशर। इसमें नंबर ऑफ मोल्स जो है मिसिंग है। देखिए बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का होना जरूरी है, तो क्वेश्चन में यहाँ पर मिसिंग है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ये हम लोग मेंशन करेंगे 0.2। ओके, तो ये मान के चलिए कि दिया हुआ है। ओके, बिना उसके दिक्कत हो जाएगा। तो गिवन n इक्वल टू 0.2 मोल। ओके, तो अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि बिना नंबर ऑफ मोल्स के नहीं बन रहा है, ऑप्शंस भी एग्जाम में आ गया, तो उस केस में आप n को 1 मोल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में मिसिंग है, तो हमने वो बाद में आपको दे दिया, 0.2 मोल का इस्तेमाल करना है। सो दिस इज एंड दिस n इज 0.2। नाउ 0.2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो गया 420। ओके, तो 420 कैलोरीज आ जाएगा। सो डेल्टा क्यू हमारे पास आ गया 420 कैलोरी। अब हमें तो वर्क डन चाहिए, तो अभी निकालो आप डेल्टा यू, ऑल्सो डेल्टा यू। तो एन सी वी डेल्टा टी से आपका ये निकल जाएगा। एन आपने एज यूजल जैसा कहा 0.2, सी वी देखिए निकालना। सी पी दे जब भी, तो आपका सी वी अपने आप आ जाता है मेयर्स इक्वेशन से, ये याद रखिएगा। सी पी माइनस सी वी इज आर। तो अगर दोनों में से कोई एक भी दे दिया तो दूसरा आ जाएगा, बिकॉज आर इज फिक्स 2 कैलोरीज पर मोल, है ना, वो आपको दिखाया अभी 2 कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ सी पी दिया हुआ है, तो इसलिए सी वी इज सी पी माइनस आर। तो सेम प्रोसीजर से 7 माइनस 2 दैट इज 5। तो 5 कैलोरी पर मोल। ओके, तो ये 5 यहाँ पर यूज करेंगे। और डेल्टा टी तो एज यूजल 300 हो गया यहाँ पर, 337 माइनस 37, 337 माइनस 37। चलिए अब इसको सॉल्व करना था। एक जीरो तो इसके साथ हट जाएगा, तो 5 2, तो ये तो फिर से आपको कितना बन गया, एक जीरो इसको दे दिया तो ये क्या बन गया 2 इंटू 5 इंटू 30, और ये 10 तो 300 नहीं, तो ये फिर से आपको 300 ही बन गया। वैसे भी ये दोनों गुना के 1 हो जाएगा, और ये 300, तो 300 जूल आपका डेल्टा डब्ल्यू। अब जब दोनों मिल गए तो डेल्टा डब्ल्यू मिल जाएगा। जब डेल्टा क्यू मिल गया, डेल्टा डब्ल्यू मिल गया, तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल्टा डब्ल्यू कहेगा डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। तो डेल्टा क्यू वाज 420 कैलोरी और डेल्टा यू इज 300 जूल। तो यहाँ दोनों को एक फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, जूल में ही ले आते, या फिर देखिए क्वेश्चन अगर कैलोरीज में है तो ज़्यादा चांस होता है कि कैलोरी में ही हो सकता है आंसर दिया रहे, तो इसको कैलोरीज में ले आइए। फिर तो कैलोरीज में लाएंगे तो 4.2 से आप डिवाइड करेंगे, देन तो उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो 300/4.2। अब ये जितना भी आए उसको सॉल्व करके हम लोग यहाँ पर लिख देंगे तो आ जाएगा। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक हुआ है। 5 ऑलरेडी आपको कैलोरीज में था, तो ये जो आंसर आपको आएगा ये जूल में ना आके कैलोरी में ही आएगा, तो हमें इस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको माइनस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसे ही रह जाएगा। सो ये 300 कैलोरीज था, और ये डायरेक्ट अब यहाँ से 300 कैलोरीज माइनस होगा, तो 120 कैलोरी हो जाएगा। अब इसको अगर आपको जूल में कन्वर्ट करना है तो आप कर सकते हैं, 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक पॉइंट है, सो 12 इंटू 42, तो 504। ओके, तो 504 जूल हमारा जवाब। तो 120 कैलोरी जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से 120 कैलोरी हो या फिर 504 जूल। तो देखिए बच्चों, कहने की मतलब क्या बात है, यहाँ पर सिंपल सा सवाल है आपका। कह रहा है कि कांस्टेंट प्रेशर पर काम हो रहा है, 37 से 337 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को बढ़ाया गया है। सीपी की वैल्यू दे रखी है, सीपी की वैल्यू दे रखी, मतलब समझ लो कि सीवी की भी अगर जरूरत है तो वो भी हमें मिला हुआ है, बिकॉज आर की वैल्यू कैलोरीज में 2 यूज करना है। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना था, पूछता है वर्क डन जरा सा बता दीजिए। इस केस में शुरू में भी बोला, लास्ट में भी बोला, उसी वर्क डन के बारे में बोल रहा है। तो वर्क डन निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डेल्टा क्यू भी चाहिए और डेल्टा यू भी चाहिए। तो डेल्टा क्यू कितना हीट एक्सचेंज हुआ, तो अगर आप देखोगे कांस्टेंट प्रेशर पर आप जब भी काम करोगे तो जो भी हीट चेंज होता है वो इंथैल्पी चेंज के बराबर होता है, और इंथैल्पी चेंज एनसीपी डेल्टा टी से हम लोग लिखते हैं। तो आप यहाँ पर एनसीपी डेल्टा टी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एन आपका क्वेश्चन में मिसिंग था, वो बाद में हमने देखा कि वो आप ले लीजिए 0.2, ओके, एन की वैल्यू। तो 0.2 एन की वैल्यू लिया, और फिर ये सीपी दिया हुआ था ही, और 337 माइनस 37 जो 300 आ गया। आप मल्टीप्लाई करेंगे 420 कैलोरीज आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखेगा, ओके। उसी तरह से अब डेल्टा यू चाहिए, डेल्टा यू जब भी चाहिए एन सी वी डेल्टा टी, और उसके लिए भी एन हो गया, सी वी एज यूजल सी पी माइनस आर करके आप निकालें, पुट करेंगे, और जो आएगा वो भी कैलोरीज में आएगा। दोनों आपको एक यूनिट में आ चुके हैं। अब डेल्टा डब्ल्यू इन कैलोरीज आपको मिल जाएगा, दोनों को माइनस कर देंगे और ये 120 आ गया। अब अगर ऑप्शन कैलोरीज में है तो वहीं से आ जाएगा, और अगर जूल में है तो कन्वर्ट करके लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो एक बार अच्छे से इनको यहाँ तक कंक्लूड करिए, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, इसको डिस्कस किया जाए। देखिए क्या कहता है, एन आइडियल गैस हैज ए स्पेसिफिक हीट और मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी दिया हुआ है 5R/2। ठीक है, द गैस इज केप्ट इन ए क्लोज वेसल। क्लोज वेसल देने का मतलब हो गया कि ये आपका एसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, और उसकी वॉल्यूम कितनी 0.0083 मीटर क्यूब एट ए टेम्परेचर ऑफ 300 केल्विन एंड ए प्रेशर ऑफ 1.6 10⁻⁶ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर भी दे रखा है, टेम्परेचर भी दे रखा है, इनिशियल वॉल्यूम भी दे रखा है, उनको हमने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। एन अमाउंट ऑफ 2.49 10⁻⁴ जूल ऑफ हीट एनर्जी इज सप्लाइड। कह रहा है इतना हीट एनर्जी आपने सप्लाई भी दिया है टू द गैस। आप कैलकुलेट करिए फाइनल टेम्परेचर एंड प्रेशर को। तो जो जो दिया हुआ था, सीपी की वैल्यू, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम व्हाट इज दैट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज गिवन, एंड T1 शुरू का टेम्परेचर, P1 शुरू का प्रेशर, कितना हीट सप्लाई हुआ डेल्टा क्यू उसको दे दिया, और आपसे पूछ रहा है T2 एंड P2 फाइनल का। तो इस प्रोसेस में हमें क्या जरूरत पड़ेगी, हमें जहाँ पर CV की जरूरत पड़ेगी, तो CV CP माइनस CV इक्वल टू R से आप CV निकालेंगे, CP माइनस R करते हुए, तो 3R/2 आपको ये दिखेगा। ठीक है, अब चूंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है तो जाहिर सी बात है वर्क डन तो होगा नहीं, डेल्टा डब्ल्यू जीरो, तो इस केस में डेल्टा क्यू इज सेम एज डेल्टा यू, और डेल्टा यू का फॉर्मूला एन सी वी डेल्टा टी। तो डेल्टा एन सी वी डेल्टा टी आपका यूज़ करेंगे, और ये वैल्यू दी हुई थी यहाँ पर तो हमने इसको रख दिया। और उसके बाद डेल्टा टी हमको निकालना था, तो डेल्टा टी के लिए फिर ये सबको नीचे ले जाइए। सब कुछ तो ठीक है, बट एन अननोन है, एन चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें डेटा दिया हुआ है इनिशियल कंडीशन का P, V और T। तो इसकी मदद से N निकाला जा सकता है, PV इक्वल टू NRT, सो N इक्वल टू PV अपॉन RT। ओके, सो जो भी प्रेशर का वैल्यू दिया हुआ है SI सिस्टम में, वॉल्यूम की वैल्यू दी हुई है यहाँ पर SI सिस्टम में, तो हम R की वैल्यू भी SI सिस्टम में ले लेंगे जो 8.314 के लगभग में आता है, और T टेम्परेचर जो है आपका 300 केल्विन SI सिस्टम में। तो ये सब रखते हुए जब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 8.314 को ऑलमोस्ट 8.3 के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो। तो हमने ये कैलकुलेशन किया, तो फाइनली n इक्वल टू 16/3 आप प्राप्त कर रहे हैं, और फिर इसी वैल्यू को फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे और फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे हम जब सॉल्व किया यहाँ पे 16/3 n की वैल्यू को यहाँ पे रखा और कैलकुलेशन किया। आर की वैल्यू को, चूंकि यहाँ पर आपका जो ये वैल्यू है जूल में है, तो आर की वैल्यू को भी जूल में ही रखना होगा, तो ऑलमोस्ट 8.3 के लगभग में हमने रख के, और जब ये फाइनल कैलकुलेशन करते हैं तो 375 आपको ये मिलता है। सो चेंज इन टेम्परेचर इज 375। ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो फाइनल टेम्परेचर अब आसान है आपके लिए निकालना। फाइनल टेम्परेचर T2, तो जो इनिशियल था T1 और उसमें जितने का चेंज आया, यही चीज़ हो जाएगा। सो इनिशियल वाज 300 एंड द चेंज वाज 375 का, तो टोटल हो गया 675 केल्विन में। ओके, तो चूंकि ये केल्विन में था तो इसलिए वो केल्विन में ही रहेगा। अगर ये सेल्सियस में होता तो वो भी सेल्सियस में आ जाता। ठीक है, और रहा सवाल P2 का, तो यहाँ देखिए चूंकि ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। वॉल्यूम कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं, वॉल्यूम अगर कांस्टेंट करोगे, NR तो अपने आप कांस्टेंट है, सो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा कहा जा सकता है P1 अपॉन P2 इक्वल टू T1 अपॉन T2। ठीक है,
अब हमें T2 मालूम है, P2 निकालना है, P1 भी मालूम है, तो P2 क्या हो जाएगा, तो P2 इक्वल टू तो T2 अपॉन T1 इंटू P1। तो इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग P2 भी निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब P2 हो जाएगा T2 बाई T1 इंटू P1। तो T2 हमारा है 675, T1 है हमारा 300 and the value of P1 is 1.6 into 10 power 6। ओके, तो बस अब इसको अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको P2 भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 2 पॉइंट समथिंग हो जाएगा और वो 16 तो 3 पॉइंट समथिंग करके कुछ आ जाएगा। तो एक बार आप भी सॉल्व कर लीजिए, हम भी सॉल्व करके लिख देते हैं। तो देख लीजिए बच्चों, तो ये सॉल्व होने के बाद आ जाता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो फाइनल टेम्परेचर 675 एंड फाइनल प्रेशर 3.6 10 पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। तो जो भी डेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है अच्छे से उनको कलेक्ट करिए, जो भी थ्योरी इन्वॉल्व है क्वेश्चन में उन थ्योरीज को यहाँ पर ढंग से अप्लाई करिए। थोड़े बहुत कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे और फिर आप फाइनल रिजल्ट तक आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थ्योरी पर प्रैक्टिस होता चला जाएगा। आगे देखिए, आइए बच्चों, एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन है यहाँ पर, तो ये वाला काम कर लें। इसमें आपको ऐसा कुछ कह रहा है क्वेश्चन के फॉर्म में, फाइंड मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब कि C की वैल्यू। ध्यान रखिएगा ये क्या होता है, C होता है। ठीक है, ना ये Cp है ना ये Cv है, ये सर C होगा। मोलर हीट कैपेसिटी फॉर द प्रोसेस दिया हुआ है P इक्वल टू A अपॉन टी का, जहाँ और ये मोनोएटॉमिक गैस के लिए है और A इज सम कांस्टेंट और Cv की वैल्यू 3/2R जो मोनोएटॉमिक के लिए होती ही है ना, Cpg 5R/2, वो चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, देखिए, वी हैव डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अब ये डेल्टा Q का ही वैल्यू में आ जाता है ये C इंटू डेल्टा T। ठीक है, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। और डेल्टा U, तो ये हमने पढ़ा था CV डेल्टा T। यहाँ पर आप मोलर, चूंकि बात हो रही है मोलर की, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 1। ओके, नंबर ऑफ मोल्स को हम लोग 1 यूज करेंगे, इसलिए ये मोलर लगा हुआ है। तो C डेल्टा T हो गया और फिर यहाँ पर हो गया हमारा CV और डेल्टा T और प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा W में हमारा क्या आ जाएगा, तो P डेल्टा V, इस तरह से टर्म्स आएंगे। अभी क्या करना है, C निकालने के लिए, तो डेल्टा T नीचे जाएगा, सो दिस बिकम CV प्लस P डेल्टा V बाई डेल्टा T। ओके, तो P इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T, ये जनरल फार्मूला एक तरह से हो गया हीट कैपेसिटी का, या बेसिकली कहा जाए तो मोलर हीट कैपेसिटी का। ठीक है, एक तरह से जनरल फार्मूला हो गया। अब हमें जब तक डेल्टा V बाई डेल्टा T ना मिलेगा, इसमें पुट नहीं कर सकते और सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए, क्या दिया हुआ है वहां से आगे बढ़े। तो दिया हुआ है P इक्वल टू A बाई T और फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन PV इज nRT, N1 रखना है। तो चलिए RT हो गया है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, V लिखते हैं RT बाई P। अब P तो दिया हुआ है, P दिया हुआ है तो सब्स्टिट्यूट करेंगे A बाई T, तो क्या बनेगा ये RT स्क्वायर बाई A। क्योंकि मुझे डेल्टा V बाई डेल्टा T लाना है तो V और T के टर्म में कर लिया। और अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू किसी के भी साथ, जैसे T के साथ कर लो, तो क्या बनेगा ये dV बाई dt इक्वल टू R बाई A इज कॉन्स्टेंट, T स्क्वायर का 2T। ओके, तो हमें लाना था यही dV डेल्टा V बाई डेल्टा T और dV बाई dt सेम मीनिंग आएगा। तो डेल्टा V बाई डेल्टा T अब आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स R बाई A इंटू T। ठीक है बच्चों, तो इसका आप इस्तेमाल अब आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये तो आपका हो गया इक्वेशन 1 और इसको आप बना दो इक्वेशन 2 और फिर लिखो फ्रॉम 1 एंड 2। ओके, तो जो C रिक्वायर्ड था आपका, दैट विल बी CV प्लस P इंटू डेल्टा V बाई डेल्टा T विच मीन्स 2R अपॉन A इंटू T। ओके, ऐसा कुछ। अब CV प्लस इतना हो गया है ना। अब CV को क्या लिखना है आपको,
अच्छा, P को भी हटाना है, P इज A बाई टी, और CV को यहाँ से देखिए दिया हुआ है 3/2R, और P यहाँ से लिख दीजिए A बाई टी। अब जो बचा उसे लिखेंगे, तो देखिए ये सब कैंसिल आउट हो गया। सो 3/2R प्लस 2R, ओके। सो ये कितना हो गया, 7/2 टाइम्स R। तो C की वैल्यू आपकी हो गई यहाँ पर 7/2 टाइम्स R। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जाम में पूछा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा आप VBI करके नोट कर लेंगे, ठीक है। ये C जो होता है यही होता है मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी कह दिया मतलब N की वैल्यू 1 हो गई, 1 मोल के लिए काम कर रहे हैं। सिंपली हीट कैपेसिटी रहता तो फिर N की वैल्यू कुछ भी हो सकती थी, आप यहाँ पर भी N लगाते, ठीक है, और यहाँ पर भी N लगता, और वो N फिर रहता आपका, यहाँ पर भी ये कहना चाहता है, एंड सो ऑन। उस तरह से मैंने N के साथ काम करते, बट आपके स्टैंडर्ड में जनरली N को 1 ही कर दिया जाता है। सो मोलर हीट कैपेसिटी C इस तरह से लिखेंगे, CV प्लस P डेल्टा V बाई डेल्टा टी। डेल्टा V बाई डेल्टा टी को दिए गए कंडीशन के हिसाब से आपको निकालना पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन यूज़ करना पड़ जाता है, और फिर पुट करके आंसर्स आ जाते हैं, ठीक है जी। तो देखिए बच्चों, तो यहाँ पर कभी कभी इस तरह से मिक्सचर वाले प्रॉब्लम्स भी आ जाते हैं। उसको देखिए क्या दिया हुआ है, गैसियस मिक्सचर इंक्लूड इन ए वेसल कंसिस्ट ऑफ 1 ग्राम मोल ऑफ ए गैस A जिसका गामा दिया हुआ है 5/3 एंड सम अमाउंट ऑफ गैस B जिसका गामा दिया हुआ है 7/5 एट ए टेम्परेचर T। The gases A and B do not react with each other and are assumed to be ideal. Find number of gram moles, मतलब number of moles सीधा सीधा of the gas B if gamma for the gaseous mixture is 19/13। तो गिवन क्या क्या है, सो देख लीजिए। गिवन है गामा मिक्सचर, गामा मिक्सचर हो गया 19/13। गामा 1 जो पहला गैस है 5/3 है वो, ठीक है, A के लिए। B के लिए जो गामा 2 है दैट इज 7/5, बट नंबर ऑफ मोल्स जो है N1 का वो तो 1 है, बट N2 का अननोन है जो फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। ये चीज़ है, तो हम जानते हैं इसके रिगार्डिंग जो फार्मूला होता है तो वो कुछ इस तरह से आता है, N1/C गामा, N1/गामा 1 माइनस 1 प्लस N2/गामा 2 माइनस 1 इक्वल टू N1 प्लस N2/गामा मिक्सचर माइनस 1, ठीक है। इस तरह का फार्मूला आता है। अच्छा, ये फार्मूला कहाँ से आता है, क्यों आता है, तो इस पर हम लोग किसी थ्योरी में डिस्कशन कर लेंगे, लेकिन मिक्सचर के लिए यही समझिए। अगर शॉर्ट में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए यही बता सकता हूँ कि जैसे कि ये U हो गया फाइनल, और U1 हो गया, और प्लस U2 हो गया। क्या हुआ कि शुरू में कोई एक गैस था कंटेनर में, और तो उसकी जो भी इंटरनल एनर्जी रही होगी U1 रही होगी। अब U2 है, कोई दूसरे कंटेनर में रखा हुआ है तो उसकी U2 है। अब दोनों को आपने मिक्स कर दिया है ना, इस तरह से मान लो कोई वाल्व लगा हुआ था, आपने ये वाल्व हटा दिया, गैसेस आपस में मिक्सअप कर गए, ठीक है। तो फिर टोटल इंटरनल एनर्जी जो हो गई वो, या एक ही में मिक्सअप कर दिया, क्योंकि ऐसे में रखने से क्या होता है कि आप कह सकते हो कि वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा नहीं कहेंगे। तो 2 आइडेंटिकल वेसल्स मान के चले आप, ठीक है, V है और उसके बाद आपका इसमें A है, इसमें B है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी U1 हो गई, इसकी U2 हो गया। अब दोनों को उठा करके किसी एक में मिक्स कर दिया तो मिक्सचर की हो गई U। तो इसमें अगर N1 मोल है, इसमें N2 मोल है, एक में मिक्सअप कर दिया, अभी दोनों को मिला करके किसी एक में, इसका भी V वॉल्यूम है, इसमें रख दिया, तो इसमें क्या होगा N1 प्लस N2 हो जाएगा, और गामा जो होगा अब ये मिक्सचर का आएगा, ये गामा 1 और इसका गामा 2। तो ये मैं थ्योरी में बाद में डिटेल में कर दूंगा। फिलहाल देखो U इक्वल टू क्या हो जाएगा NCV/dt, तो N की जगह N1 प्लस N2, ठीक है, और फिर आपका CV मिक्सचर का बनेगा जो भी बनेगा, और डेल्टा T तो चेंज इन टेम्परेचर, तो जो भी सेम टेम्परेचर पर वो माना जाता है, या फिर T रखिए सीधा सीधा, वो T कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ पर हो जाएगा N1 CV1 और फिर T, फिर हो जाएगा N2 CV2 एंड फिर T, तो T तो हटा दीजिए आप, ठीक है। और इसी से वो फॉर्मूला आपका आता है। आप CV को CV क्या लिखेंगे, R/गामा-1। तो मिक्सचर के लिए क्या लिखेंगे, R/गामा मिक्सचर -1, समझ रहे हैं। इसी तरह से ये हो जाएगा R/गामा 1 - 1,
और ये हो जाएगा r अपॉन गामा 2 माइनस 1। ठीक है, तो जो होशियार बच्चा है, इंटेलिजेंट बच्चा है, उसका तो काम इससे चल जाएगा। देखो r कट गया और ये फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये वाला पार्ट इधर है और ये वाला पार्ट उधर है। तो ये बाद में हम डिटेल में थ्योरी में समझा देंगे, और अभी इससे काम चलाना है कि मिक्सचर वाला कोई भी सवाल रहता है तो फिर ये ही मेन आइडिया है उसका, और इसके हिसाब से आपका वो सवाल बन जाया करता है। ठीक है, तो इसीलिए बता दिया यहाँ पर, क्योंकि ये वाला मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो हम लोग इसको किसी थ्योरी में कवर करेंगे। अभी आप बस काम चलाओ यहाँ से। तो अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। n1 1 है, गामा 1 हो गया 5/3 माइनस 1, और n2 हो गया हमारा निकालने को, और गामा 2 हो गया 7/5 माइनस 1, और n1 प्लस n2। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं एग्जाम में, इसीलिए एक सवाल तो बनता ही है, और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, उसमें ये सब चीज़ें रिपीट भी होगी, तो आपको सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से अब आपको n2 निकालना है। ठीक है, तो क्या निकलेगा, 3/2 यहाँ पे सॉल्व किया तो आया, यहाँ क्या आया 5/2 n2। ओके, उसके बाद फिर इधर क्या आ जाएगा, यहाँ भी 2 दिख रहा है नीचे, ऊपर में 13, 1 प्लस n2, और इधर नहीं 13 तो 6 हो गया ना, 6 हो गया। तो ये 2 2 यहाँ पर 3 कर देगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और ये बन गया 13 प्लस 13 n2, तो 15 और 13, तो 2 n2 हो गया, और ये इधर जाएगा तो 4। तो आपका n2 देखिए खुशी खुशी सॉल्व हुआ 2। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स जो आपका आएगा बी का, वो कितना आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, 2 मोल्स। तो मिक्सचर के क्वेश्चंस को आप कॉरेस्पॉन्डिंग फार्मूला आप यूज़ करेंगे, उससे आ जाएगा। कभी कभी सीवी मिक्सचर पूछता है, तो सीवी मिक्सचर भी अब आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देख सकते हैं n1 cv1 बाई प्लस n2 cv2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2, इस तरह से। और कभी सीपी मिक्सचर पूछेगा तो उसमें भी है कि सीवी की जगह सीपी लगा देना। ठीक है, तो n1 cp1 प्लस n2 cp2 बाय n1 प्लस n2। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें होती है, तो हम किसी थ्योरी में उसको कवर कर लेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करो, आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। फाइंड द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा यू एंड डेल्टा क्यू बाय डेल्टा डब्ल्यू इन एन आइसोबैरिक प्रोसेस। और रेशियो ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी दिया हुआ है, सीपी बाय सीवी गामा यूज करना है। ठीक है, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए यहाँ पर हम लोगों को काम करना है। बहुत बढ़िया। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, और आइसोबैरिक प्रोसेस के केस में डेल्टा क्यू डेल्टा एच के बराबर होता है एन सी पी डेल्टा टी। ये सब जानकारी को हम लोग इस्तेमाल करेंगे, और डेल्टा यू तो कहीं भी पूछे तो बता सकते हैं। तो नाउ सॉल्यूशन फर्स्ट का करते हैं हम लोग, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा यू निकालते हैं। तो डेल्टा क्यू इज एन सी पी डेल्टा टी, और डेल्टा यू हमेशा एन सी वी डेल्टा टी। तो देखिए आपका एन डेल्टा टी ये सब कैंसिल हो गया, सी पी बाय सी वी एन दैट इज गामा। तो एक आंसर तो सीधा सीधा फटाक से आ गया। ठीक, चलिए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ भी वही काम, डेल्टा क्यू तो एन सी पी डेल्टा टी ही चलेगा, और डेल्टा डब्ल्यू को आप क्या लिखेंगे, सो देखिए डेल्टा डब्ल्यू कैन बी रिटन एज डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा यू। ठीक है, तो डेल्टा क्यू क्या हो जाएगा, यही एन सी पी डेल्टा टी माइनस एन सी भी डेल्टा टी। देखिए एन डेल्टा टी सब में कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब सी पी अपॉन सी पी माइनस सी वी, इस तरह से आ जाएगा। अब आप चाहें तो अब गामा के टर्म में आंसर करना है, तो सीपी से ऊपर नीचे भाग दे दीजिए, तो 1 बाय सीपी में यहाँ डिवाइड होगा, तो 1 माइनस सी वी बाई सी पी। तो ये क्या बन गया, 1 माइनस 1 बाई गामा। ठीक है, सी पी बाई सी वी गामा है, तो इस तरह से आ जाएगा। और फिर से इसको वापस अरेंज कर दीजिए, तो गामा ऊपर चला जाएगा और गामा माइनस 1, ये आपका सेकेंड आंसर हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ गामा। ठीक है जी, तो गामा के टर्म में आपका ये आंसर्स हो गए ये दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ स्पेसिफाई करने से ठीक रहता है, इन टर्म्स ऑफ गामा बोल देता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, पहले भी इस टाइप का डिस्कशन किया हूँ। देखिए क्या कहता है, 1 ग्राम ऑफ वाटर है, वेपराइज कर रहा है, आइसोबैरिक प्रोसेस है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है। वॉल्यूम जो लिक्विड स्टेट में था शुरू में 1 ml था, और वॉल्यूम वेपर स्टेट में गया तो इतना बन गया 1671, इतना बनता भी है। तो फाइंड द वर्क डन इन द एक्सपेंशन एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और कोई भी हीट ट्रांसफर अलग से नहीं सोचना है, और लेटेंट हीट यूज करना है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यही है आपका डेल्टा क्यू, 2.26 10 की पावर 6 जूल पर केजी।
तो यहाँ पर तो हमारे साथ कौन है, 1 ग्राम ऑफ वाटर है, ये 1 kg के लिए है। तो एक काम करेंगे, 1 kg में इतना, तो आप 1 ग्राम के लिए निकाल रहे हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, राइट। तो 1 kg के लिए इतना था, 1 ग्राम के लिए तो 1000 से डिवाइड कर दिया तो इतना जूल हो गया। सो दिस वन इज 2.26 इंटू 10⁻³ जूल। ये आपका डेल्टा क्यू हो गया। यहाँ पर डेल्टा डब्ल्यू निकालने जा रहे हैं। पी डेल्टा वी का फॉर्मूला आपने लगाया है ऐसे केसेस में कई बार। सो दैट इज 1.01 10⁵ और चेंज इन वॉल्यूम दैट इज 1671 -1, ओके। और ये क्यूबिक सेंटीमीटर है तो आपको कई बार बता चुका हूँ, -6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 1.01 10⁵ और ये तो 10⁻⁻1 और यहाँ पर इतना, तो इसका 0 इसको ख़त्म कर देगा। सो ये अब इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। तो 168 कर दीजिए और 2 पॉइंट के बाद दशमलव 1, तो यही रह जाएगा 00, ठीक है। तो लगभग 168 और ये सारा का सारा ऐसा ही सिस्टम, सो जूल। तो एक आंसर तो आपका ये डेल्टा डब्ल्यू यहाँ पे पकड़ा गया, ठीक है। अब डेल्टा क्यू है आपके पास, डेल्टा डब्ल्यू है आपके पास, तो डेल्टा यू भी मिल जाएगा। तो डेल्टा यू के लिए क्या करिएगा, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू आपका हो गया 2.26 10⁻³ एंड -168, ठीक है। तो इसको अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो ये क्या बन गया, ऑलमोस्ट 2092 जूल, ठीक है। तो ये सारे आंसर्स आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसमें ये वाला रिपीट किया हुआ है ना, पहले भी इस टाइप का किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। डेल्टा क्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक से अरेंज करके लिख देना है। डेल्टा डब्ल्यू पी डेल्टा वी निकाल लेंगे और डेल्टा यू आपका डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू की मदद से निकल जाता है, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ तक कवर करते चलें, आगे बढ़ते हैं। हाय बच्चों, बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम के साथ यहाँ पर इस वीडियो को कंक्लूड करेंगे। तो देखिए क्या कहता है कि व्हाट इज द हीट इनपुट नीडेड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 मोल्स ऑफ हीलियम। तो हीलियम इज द मोनोएटॉमिक, ध्यान रखिएगा, गैस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो कितना हीट इनपुट लगेगा, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, कितना डेल्टा क्यू होगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। 2 मोल से और आपको 0 से 100 तक टेम्परेचर राइज करना है। लेकिन यहाँ 3 सवाल है। पहला में कहता है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, मतलब आइसोकोरिकली, मतलब V कांस्टेंट है। तो आपको पता है, बताए हैं आपको, आइसोकोरिक प्रोसेस में जब V कांस्टेंट होता है, कोई वर्क डन नहीं होता, तो डेल्टा यू डेल्टा क्यू डेल्टा यू के बराबर होता है, मतलब NCV डेल्टा T का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो हम लोग करते हैं, N हो गया हमारा 2CV। तो देखिए CV फॉर मोनोएटॉमिक, ये भी आपको बताया हुआ है। डायरेक्ट अगर लिखना चाहे R के टर्म में तो 3/2R एंड CP 5/2R, ठीक है। कैसे आता है, अगर डायरेक्ट याद रखते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये भी आपको याद होगा R/γ-1। तो जब गामा आप रखेंगे 5/3 - 1, तो यही चीज़ सॉल्व करके आ जाएगा। 2 ऊपर रहेगा और 3 इस तरह से नीचे रहेगा, जो ऊपर चला जाएगा, ओके, इस तरह से। और CP हो जाता है गामा टाइम्स R/γ-1। तो इसमें भी आप रख सकते हैं मोनोएटॉमिक के लिए गामा 5/3, तो 5/3 टाइम्स आपका यही चीज़ 3/2R। सो 2 3 कैंसिल आउट होगा और 5/2 बच जाएगा। तो आप इसको ठीक से अरेंज करके देख सकते हैं, कई बार आपको बताया हुआ है। तो CV की वैल्यू अब हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट 3/2R और चेंज इन टेम्परेचर इज 100, ओके। तो ये हो गया हमारा 300R, सीधा सीधा आंसर। दूसरा एट कांस्टेंट प्रेशर, तो P कांस्टेंट, तो P कांस्टेंट में आपको बताया ये डेल्टा H एंथैल्पी चेंज NCP डेल्टा T के रूप में आएगा, एंड वही, और ये हो गया 5/2R एंड देन 100 टू कैंसल आउट, 500R हो जाएगा। एंड नाउ द थर्ड वन इज व्हाट इज द वर्क डन बाय द गैस इन पार्ट 2। पार्ट 2 में वर्क डन, तो पार्ट 2 में क्या है, आइसोबैरिक, तो P डेल्टा V का फॉर्मूला आप लगाएंगे। बट डेल्टा V है नहीं हमारे पास, तो आपको बताया था इस केस में आप NR डेल्टा T भी लगा सकते हैं। चलो कैसे, देखिए PV = NRT, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो P बाहर आ जाएगा, डेल्टा V, NR बाहर आ जाएगा, डेल्टा T। तो सीधा सीधा आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि P कांस्टेंट है इसलिए डिफ्रेंशिएशन से सीधा बाहर आ जाएगा। P कांस्टेंट है तो ये चीज़ अप्लाई हो सकती है।
तो चलिए n क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 2, r के टर्म में आंसर ही करना है और बाकी टेम्परेचर डिफरेंस 100 का, सो दिस इज 200 r हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से भी बना सकते हैं और ये माइनस करके भी आप बना सकते थे। ये हो गया मेथड 1। मेथड 2 में आप ये भी कर सकते थे कि जो भी डेल्टा W आएगा दैट विल बी डेल्टा Q माइनस डेल्टा U। अब डेल्टा Q जो है यहाँ पे ये तो NCP डेल्टा T है और ये कौन है, NCV डेल्टा T है ना। अब NCP डेल्टा T की वैल्यू आपने निकाल रखी है 500 R और NCV डेल्टा T की वैल्यू आपने निकाल रखी है 300 R। तो इस तरह से भी आप जब बनाते हैं तो 200 R आपको आता है सेम आंसर। ठीक है, तो ऐसे करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में तो हम लोग इतना ही। तो टोटल हो गए 25 क्वेश्चंस आपको बेसिक हो गए। आगे आने वाले लेक्चर में और भी आपको क्वेश्चंस कराए जाएंगे, तो यहाँ तक तो आप अच्छे से कंप्लीट करके रखो, फिर और आगे प्रॉब्लम बताया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा और आगे बढ़ेंगे। मन लगा के पढ़िए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।